हेलो दोस्तों, सुपर जिकेटी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम रेलवे के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो सभी साइंस के क्वेश्चन होंगे। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना भी है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग ऑप्शन आपके ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी है वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो देखिए इसका सही आंसर है बी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि व्यक्ति के गहरी सांस लेने से जो तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। क्यों होगा ये? क्योंकि वह कम दबाव का अनुभव करता है, क्योंकि उस पर कम दबाव का अनुभव होता है, इसीलिए वो घटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? तो पहियों में क्या परिवर्तन होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए, या आर से अधिक होगा, या आर से कम होगा, या आर के बराबर होगा, या सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर देखिए बी, यह आर से कम होगा। क्या होगा? आर से कम होगा, क्योंकि जो बॉल बियरिंग का उपयोग वाहनों में सर्पिल को लौटने घर्षण बदलने के लिए किया जाता है, तो इसी से जो है वो कम दर्शाएगा। ठीक है भैया, देखिए व्यक्ति जो कार में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक प्रतिक्रिया आर है। तो जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या परिवर्तन होगा? तो वह आर से कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा। तीसरा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी दिशा में गति करता रहेगा, या उसी गति से गतिवान होगा। तो आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान होगा। क्वेश्चन आपका क्या है? सेब जब अंतरिक्ष यान से छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो वो क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, क्या हो जाएगा भैया? लुप्त हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? तो मतलब कौन सा परिणाम होगा आपको बताना है अगर गुरुत्वाकर्षण विलुप्त हो जाए तो। पहला है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। दूसरा है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। तीसरा है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। चौथा है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। मतलब वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, भार देखिए वह mg होता है, mg के बराबर होता है। जब g होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ऑप्शन है आपके परासरण, पृष्ठ तनाव, विसरण। चौथा ऑप्शन है जीव द्रव्य संकुचन। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा देखिए पृष्ठ तनाव। सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। देखिए आगे पीछे हो गए हैं ऑप्शन, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है इसका, पृष्ठ तनाव। ठीक है भैया, कि पृष्ठ तनाव के कारण ही कोशिकाकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली से प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है भैया, चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियोन। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए।
प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियॉन। तो इसका सही आंसर है नियॉन गैस। नियॉन गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रदीप्त बल्बों में भरी जाती है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, CFL में क्या भरा होता है? तो इसमें भरा होता है वाष्पीकृत आर्गन गैस। CFL में जो गैस भरी होती है वो क्या होती है? वाष्पीकृत आर्गन गैस। सातवां क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को Q कोण से घूर्णन किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? पहला है 0, दूसरा है Q/2, तीसरा है Q, चौथा है 2Q। देखिए, जब किसी दर्पण को Q कोण से घूर्णन किया जाए, मतलब Q कोण से घुमाया जाए किसी दर्पण को, मान लीजिए कोई दर्पण है, उसको Q कोण से अगर घुमा दिया जाए, कौन से कोण से? Q कोण से, तो परावर्तित किरण का घूर्णन, जो किरण उसमें परावर्तित होगी उसका घूर्णन बताना है आपको। तो उसका घूर्णन हो जाएगा, देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा आपका 2Q। क्या सही होगा भैया? 2Q, मतलब वो दुगुना हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। आठवां क्वेश्चन है, आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा, आँख के तरल के अपवर्तनांक में। तो आठवां क्वेश्चन बताइए कौन सा सही होगा? आँख में संकेंद्रण किसके कारण होता है? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं अब, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या है? वातानुकूलक क्या है जो नियंत्रित करता है? केवल तापमान, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल दाब एवं तापक्रम, आर्द्रता, ताप एवं तापक्रम। तो देखिए, जो एयर कंडीशन लगा होता है वो क्या कंट्रोल करता है आपको बताना है। तो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम क्या नियंत्रित करता है भैया? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी रखा गया। चूरू में 55 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा प्याला जो है पहले कमरे के तापमान पर पहुंचा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखिए, चूरू में रखा प्याला, शिमला में रखा प्याला, दोनों प्याले कमरे में तापमान पर एक ही समय पहुंचे, या चौथा परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप चूरू वाला जो है माइनस कर लीजिए और शिमला वाला। तो देखिए दोनों का डिफरेंस जो है, देखिए घटाएंगे जब आप तो 47 डिग्री आता है, जो कि दोनों का समान है। ठीक है भैया, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुँचे, मतलब कि आपका इसमें डेटा से बस यही मतलब है कि दोनों का तापमान आप जब डिफरेंस करेंगे, अगर किसी का तापमान कम रहता है तो वहाँ वहाँ वो पहले ठंडा होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो बताइए इसमें, पहला है हवा, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है लोहा, चौथा है पानी। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा बताइए? हवा, ग्रेनाइट, लोहा, पानी। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो आपको बताना है, तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही हो जाएगा फोर्थ वाला लोहा। ये तीसरा वाला सही हो जाएगा आपका लोहा। लोहे में क्या होगा, ध्वनि की गति जो है माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, मतलब ये जितना घनत्व रहेगा उतना अधिक जो है ध्वनि का गति होगी। ठीक है भैया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लोहा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं अब। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? मंद रोशनी वाले बल्ब में, अधिक रोशनी वाले बल्ब में, दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है, रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, मंद रोशनी वाले बल्ब में क्या है? उच्चतर अवरोधक है।
अधिक विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाला बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा, मतलब जो जितना ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा उतना ज़्यादा खर्च करेगा ऊर्जा। ठीक है भैया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। 13वां है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं अब। मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्च तापीय ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफर होता है। अपचाई ट्रांसफर वोल्टेज को घटाने का काम करते हैं। ठीक है भैया, क्योंकि देखिए आप उसको कभी कभी पकड़ भी लेते हैं तो करंट नहीं मारता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन अब देखते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बल निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, आणविक भट्टी। तो परमाणु रिएक्टर क्या होता है बताइए। तो ये एक आणविक भट्टी होती है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। नाभिकीय रिएक्टर की विशेष प्रकार की भट्टी है जिसमें ईंधन के रूप में प्राय यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 248 प्रयोग होता है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन। मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया है? एजी खुराना, केवी क्रिस, जूलियन हक्सली को, डोरोथी हॉजकिंस को। तो किसको मिला है बताइए नोबेल पुरस्कार मधुमक्खियों की आवाज़ पहचानने के लिए? इसका ये मिला है केवी फ्रिक्स को। इन्होंने जो है वर्ष 1973 में जो है मधुमक्खियों की आवाज़ की पहचान की थी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, केवी फ्रिस्क। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन। कथन ए है फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, कारण इसका है फेनिल एक फिनाल व्युत्पन्न है और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो देखिए दोनों में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपका है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। दूसरा है ए तथा आर दोनों सही हैं। तीसरा है आर ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए इसमें साफ साफ कह रहा है फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनाल व्युत्पन्न और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। देखिए इसके कारण में क्या दिया गया, फेनिल एक फिनाल व्युत्पन्न है और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। ठीक है भैया, तभी इसका प्रयोग किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है लाल स्याही बनाई जाती है फिनाल से, एनिलीन से, कांगोरेट से, इयोसिन से। तो 17वां क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर है इयोसिन से। लाल स्याही जो है इयोसिन से बनाई जाती है, जो एविसिन एक टेट्राब्रोमोफ्लोरोसिन होता है। और आपको एक चीज़ और जानना है, लाल दवा का सूत्र जो होता है वो होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं इसको। 18वां क्वेश्चन है रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चमगादड़ों को, बंदरों को, चूहों को, खरगोशों को। तो 18वें में आपको बताना है कौन सा है सही होगा। तो इसका सही आंसर है तीसरा, चूहों को। रोडेंटिसाइड चूहों को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 19वां देखिए अपमार्जक क्या है। साबुन, औषधि उत्प्रेरक, शोधन अपकर्ता। साबुन क्या है बताइए, नहीं अपमार्जक क्या है। तो 19वें में आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एक शोधन अपकर्ता होता है। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ है। साबुन तो होगा नहीं, तो ये क्या होता है आपका शोधन अपकर्ता होता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल। वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है बताइए भैया, इसमें चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। वुड स्प्रिट, तो वुड स्प्रिट होता है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल या मेथिनॉल अल्कोहल। ठीक है भैया, एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है।
21वां क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका सही आंसर है आयोडीकृत लवण कौन सा है? पोटेशियम आयोडाइड। क्या ही इसका फार्मूला होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम आयोडाइड। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? ऑप्शन है आपके प्रशोधन, उत्फूलन, विद्युत पृथक्करण, चौथा ऑप्शन है उत्क्रम परासकरण। तो इसका सही आंसर है उत्क्रम परासकरण, उत्क्रम परासरण। देखिए जो उत्क्रम परासरण होता है वो छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशेष प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। उत्क्रम परासरण से क्या होता है? समुद्री जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों को अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। केंचुआ जो है उसको कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केंचुआ खाद्य या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एवं उत्क्रम जैव उर्वरक बनाते हैं। ठीक है भैया। 24वां क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नान, निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो बताइए कौन सा सही है? तो क्रो-मैग्नान मानो। कौन सा? क्रो-मैग्नान मनुष्य जो है आधुनिक मनुष्य का जो है पूर्वज है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होता है होमो सेपियंस। ये भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य का होमो सेपियंस, होमो जाति होती है, सेपियंस वंश होता है। देखिए इसमें होमो वंश होता है, सेपियंस जाति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, नीलगाय निम्न कुल में आती है, किस कुल में आती है बताना है? गाय, बकरी, भेड़, हिरन। नीलगाय किस कुल में आती है बताइए? नीलगाय जो है हिरन की प्रजाति में, हिरन के कुल में आती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम भृग प्रजाति है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। कौन सा फल है आपको बताना है? तो देखिए भिंडी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वानस्पतिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलस होता है। इस फल को कैप्सूल का प्रकार होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। सेब का हृदय रोगों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े स्रोत हैं सोडियम और पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। पोटेशियम फास्फोरस केवल पोटेशियम के। तो सेब का हृदय रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है बताइए? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें केवल पोटेशियम पाया जाता है। सेब का हृदय रोगों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इसमें केवल इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल जो है घटेगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है जिसकी वजह से हृदय रोगियों को परेशानी होती है वो घट जाता है। ठीक है भैया। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। यह पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत है। सेब जो है पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत है, ये आपको ध्यान में रखना है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा, तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है बताइए? ऑप्शन आपका है 7.2%, 4.5%, 9%, 10%। सही ऑप्शन है इसका 1, 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा कितना होता है? 7.2%। जबकि गाय के दूध में होता है 3.5 से 4% तक। 29वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसकी आवश्यकता नहीं है बताइए? तो सही आंसर है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मनुष्य ग्रहण करते हैं जबकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है भैया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत प्रकाश संश्लेषण में नहीं पड़ती है। ये आपका लास्ट सवाल है, देख लीजिए। बायोडीजल पौधा कहलाता है ईसबगोल, बेलेडोना, एजिडिकाटा, जेट्रोफा।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बायोडीजल, तो यह है जेट्रोफा। बायोडीजल बनाने में रतन जोत या जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इस पौधों के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।